Hey guys, welcome to the 25th lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अभी कुछ ही समय पहले ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है मेनली लीफ से होता है ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन। 50 to 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, राइट। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो एरियल पार्ट है लीफ, लीफ पे बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट, जिससे क्या हो रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक, तो ट्रांसपिरेशन हमने पढ़ा। हमने कहा मेनली हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा इन्वॉल्व है। तो एक बार स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। देखिए, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स। ठीक है, एक तो ये एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स पे आपको मिलेंगे और दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, और लीफ के सरफेस पे मिलेंगे। लीफ के सरफेस को हम क्या बुलाते हैं, एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस सेल का लेयर है ना, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, वहीं पे आपको मिलेंगे माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, छेद है, छोटे छोटे छेद, माइन्यूट पोर्स है, जो आपको एक तो एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स पे देखने को मिल जाएंगे और दूसरा मिलेंगे देखने को ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, और वहीं से इसी स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माइन्यूट पोर्स, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है। इनका शेप कैसा होता है, दे आर किडनी शेप्ड, यानी कि रेनी फॉर्म। ठीक है, किडनी शेप्ड को हम कहते हैं कैसा फॉर्म है, रेनी फॉर्म है। या तो ये बीन शेप्ड होंगे, बीन, राजमा खाया, राजमा, राजमा की तरह दिखने में होता है, राजमा चावल। और या तो क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मून, मून होता है ना चांद, चांद का ऐसा शेप होता है ईद के टाइम। ठीक है, क्रिसेंट मून हम कहते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो किसी इसी तरीके के दिखने में होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, ये स्टोमेटल पोर को, जो हमारा माइन्यूट पोर है, जो छोटा सा छेद है जिसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं, उसे चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। कौन, ये गार्ड सेल्स। ठीक है, ऑलराइट। और ये गार्ड सेल्स एक्चुअली में है क्या, ये है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। ठीक, जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स है ना उनसे कुछ ज्यादा ही स्पेशलाइज्ड है। क्यों, क्योंकि देखो गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें अंदर, इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट और इसीलिए ये डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर लीफ एपिडर्मल सेल्स इन दिस कैरेक्टर। जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो आप वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ोगे, तब आपको वहां पे मैं ही एक खास बात बताऊंगा। मैंने पढ़ाया ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जब आप लीफ के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे ना तो आपको एक खास बात पता चलेगा लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में, कि लीफ में तो सर क्लोरोप्लास्ट होता है, पर लीफ के एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लीफ के मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। आप वहां अच्छे से पढ़ोगे कि एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। लेकिन हमारा जो गार्ड सेल्स है ये एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है, तो इसमें गार्ड सेल्स होंगे। तो ये गार्ड सेल्स कैसे डिफर करते हैं नॉर्मल एपिडर्मल सेल से, ये गार्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। स्पेशलाइज्ड क्या, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल का एक और स्पेशलाइज्ड वर्जन है गार्ड सेल्स, जो क्या करेगा, सराउंड करके रखेगा किसको, माइन्यूट पोर को।
जो छोटा सा पोर, जो स्टोमेटा जिसे हम छोटा सा पोर कह रहे हैं ना, उसे सराउंड करके रखेगा गार्ड सेल्स। ठीक, तो जो गार्ड सेल्स है हमारा स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है विथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन, स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे आपको? एरियल डेलिकेट ऑर्गन पे, और मिलेंगे कहाँ? सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि एपिडर्मल लेयर जो है ना, एपिडर्मिस, वहां पे मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट पोर्स। और यही जो पोर्स है, स्टोमेटल पोर, जो माइन्यूट पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटल पोर कह रहे हैं, ये सराउंडेड होते हैं किनसे? बाई टू, दो, ठीक है, टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है किडनी शेपेड, जिन्हें हम रेनिफॉर्म कहते हैं, या इनका शेप होता है बीन शेपेड, राजमा की तरह, या क्रिसेंट शेपेड, यानी कि ईद के चांद की तरह। ठीक है, गार्ड सेल्स को हम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल एपिडर्मल सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन गार्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं, इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब भैया बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे एक आपके सामने एक स्टोमेटा है। ठीक, ये हमारा पूरा स्टोमेटा है। मैं इस स्ट्रक्चर को अच्छे से, डायग्राम को अच्छे से लेबल करके आपको समझाऊंगा। पहले तो देखो, यही दो गार्ड सेल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक तो ये, दूसरा ये। ठीक है, दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है जिन्हें हम गार्ड सेल्स कह रहे हैं। बीन शेपेड होंगे या फिर किडनी शेपेड होंगे तो हम कहेंगे कि रेनिफॉर्म है, या क्रिसेंट शेपेड होंगे। यही दो गार्ड सेल्स है, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, अब ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनके आजू बाजू ये जो आपको दिख रहे हैं ना सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स है, नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स है। ठीक, और ये जो हमारा है ये गार्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है। ऑलराइट, ठीक, तो ये जो आजू बाजू जो एपिडर्मल सेल्स है ना, इन्हें हम कहेंगे सब्सिडियरी सेल्स, या इन्हें आप कह लो सेकेंडरी सेल, या इन्हें आप कह लो हेल्प सेल, हेल्प सेल्स। ठीक है, हेल्प सेल्स। हेल्प सेल्स क्यों कह रहे हैं, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल है जिन्हें हम सब्सिडियरी सेल कह रहे हैं, इन्हें हम हेल्प सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, उसके आजू बाजू गार्ड सेल के आजू बाजू नॉर्मल एपिडर्मल सेल जिन्हें हम कह रहे हैं सब्सिडियरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, या हेल्प सेल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, बीच में आपको ये मिल जाएगा, गार्ड सेल्स के बीच में आपको मिल जाएगा ये पोर, माइन्यूट पोर, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर या अपर्चर, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर बोलो। ठीक है, यही हमारा माइन्यूट पोर है। इसके आजू बाजू तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है जिन्हें हम कह रहे हैं गार्ड सेल्स। अब ये जो स्टोमेटल पोर है ना, ये हमारा पोर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये गार्ड सेल दिखेगा, दोनों तरफ गार्ड सेल्स है, चारों तरफ है एक्चुअली गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स है, इसके सेल वॉल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये जो गार्ड सेल्स है ना, इसका जो आउटर सेल वॉल है, बाहर वाला सेल वॉल, ये कैसा होता है? थिन होता है और इलास्टिक होता है, पतला सा होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, और जो अंदर वाला इनर सेल वॉल है, जो स्टोमेटल पोर के बहुत ही करीब है, देखो एकदम करीब है, स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर के करीब है ये जो सेल वॉल। ठीक है, इनर सेल वॉल गार्ड सेल का, ये होता है थिक एंड इलास्टिक, मोटा होता है, थिक होता है। जूम कर देता हूं मैं, देखो ये हमारा स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटल पोर से जो दूर गार्ड सेल का सेल वॉल है, दूर में, उसे हम कहते हैं आउटर सेल वॉल, थिन और इलास्टिक। लेकिन स्टोमेटल पोर के एकदम पास में जो गार्ड सेल का सेल वॉल, इनर सेल वॉल है, देखो ये हमारा पोर, उसके एकदम बाजू में ये हमारा गार्ड सेल्स का इनर सेल वॉल, जो कि थिक होता है, मोटा होता है। देखो मैंने मोटा बनाया है, थिक बनाया है, और इलास्टिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
गार्ड सेल्स में सेल वॉल की थिकनेस को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है गार्ड सेल्स में सेल वॉल को लेकर, सेल वॉल की थिकनेस को लेकर। इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स दोनों, जो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स है और इसके आजू बाजू जो सब्सिडियरी सेल्स यानी कि नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स है, ये तो एक शेप में डिफर करती है। अब देखो गार्ड सेल्स का शेप कैसा है, बीन शेपेड है, और एपिडर्मल सेल जो है उनका शेप अलग है, नॉर्मल एपिडर्मल शेप। तो गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स एक तो शेप में डिफर करती है, दूसरा डिफर करती है सेल वॉल के यूनिफॉर्मिटी को लेकर। सर सेल वॉल का यूनिफॉर्मिटी का मतलब समझाइए थोड़ा। देखो, जो सब्सिडियरी सेल है ना, या जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल गार्ड सेल के आजू बाजू, इनकी सेल वॉल हर जगह से थिकनेस जो होगी सेम होगी। जो सब्सिडियरी सेल जिन्हें हम नॉर्मल एपिडर्मल सेल कह रहे हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो हर जगह से थिकनेस में सेम होती है, तो हम कहते हैं सेल वॉल में यूनिफॉर्मिटी है सब्सिडियरी सेल में। लेकिन गार्ड सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सब्सिडियरी सेल से डिफर करती है। किसमें? सेल वॉल की थिकनेस में। देखो, इनर सेल वॉल तो मोटा है, आउटर सेल वॉल पतला है, तो क्या यूनिफॉर्मिटी है? नहीं है। सब्सिडियरी सेल्स की जो सेल वॉल है, उनकी थिकनेस हर जगह से तुम्हें सेम मिलेगी, तो हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल की जो सेल वॉल की थिकनेस है उसको लेकर यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन गार्ड सेल्स में सेल वॉल की थिकनेस को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक जगह से देखो ना, इनर सेल वॉल मोटा है, आउटर सेल वॉल पतला है। आगे देखिए, और आपको गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं गार्ड सेल्स जो है ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है। लेकिन जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीफ में, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ सब्सिडियरी सेल्स कह रहे हैं, इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, गार्ड सेल्स जो है, गार्ड सेल्स की सेल वॉल में आपको रेडियली अरेंज्ड यानी कि रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलेगा। किनमें? गार्ड सेल्स की सेल वॉल में। जो सेल वॉल है ना, उसके अंदर रेडियली ओरिएंटेड यानी कि रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे, जो कि सेल्यूलोजिक होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक, तो यहां मैं लिख दिया वो अच्छे से, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि रेडियली अरेंज्ड है, तो हम कहते हैं रेडियली ओरिएंटेड। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम है ये जो है रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, ये स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। ओपनिंग में हेल्प करते हैं स्टोमेटा। जो यहाँ तो देखो स्टोमेटा अच्छा खासा खुला हुआ है, ये जो हमारा माइन्यूट पोर है, स्टोमेटल पोर है, ये खुला हुआ है, तो इसकी ओपनिंग में हेल्प कौन करता है? रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, अब देखिए, गार्ड सेल्स जो है, ये जो हमारे दो गार्ड सेल्स है जो कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है, ये डिफर करते हैं फ्रॉम नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स इन शेप। दोनों का शेप अलग अलग है, गार्ड सेल्स का और ये जो सब्सिडियरी सेल्स जिन्हें हम नॉर्मल एपिडर्मल सेल कह रहे हैं। सेल वॉल की थिकनिंग में डिफर करते हैं। सब्सिडियरी सेल्स के सेल वॉल में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, लेकिन गार्ड सेल्स की सेल वॉल में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस, गार्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है, आपको गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ये देखो छुट्टा छुट्टा। ठीक है, और रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे आपको गार्ड सेल्स में। ठीक है, ये देखो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, ये लंबा लंबा देखो, यही क्या है? रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक फाइब्रिल्स है। ये आपको गार्ड सेल्स में देखने को मिलेगी, लेकिन सब्सिडियरी सेल्स में कहीं पे प्रेजेंट है क्या? नहीं। ये देखो, ये रेडियली ओरिएंटेड है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ये किन में हेल्प करेगी? स्टोमेटा की ओपनिंग में। मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से।
ठीक, तो गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स इन शेप, सेल वॉल थिकनिंग, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस एंड रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स। ओके, अगला जो पॉइंट है विच यू गाइज हैव टू रिमेंबर इज द शेप ऑफ गार्ड सेल्स। जो हमारा गार्ड सेल्स का शेप है ना, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स फैमिली जैसे आप देखो ना एंजियोस्पर्म में आप दो क्लासेस पढ़ोगे, मोनोकॉट डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट के जो स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स है, डाइकॉट्स जो अभी डाइकॉट्स के जो के अंदर जो स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा है, और उस स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स है इनका शेप कैसा है बताओ तो? बीन शेपेड है। डाइकॉट के केस में ये जो हमने देखा ना, ये डाइकॉट का देखा है, ये डाइकॉट का गार्ड सेल्स है, डाइकॉट का स्टोमेटा है, क्योंकि आपको गार्ड सेल्स का शेप कैसा दिख रहा है? बीन शेपेड। लेकिन जब आप मोनोकॉट के गार्ड सेल्स को देखोगे ना, मोनोकॉट के अंदर जो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटल पोर है, उनको जो गार्ड सेल सराउंड करके रखी है, उनकी शेप होती है डम्बल शेपेड। ठीक, मोनोकॉट जैसे ग्रामिनी, पोइसी, ग्रास फैमिली, ठीक है। मोनोकॉट क्लास के जो तीन फैमिली है, ग्रामिनी, पोइसी, मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि तीन फैमिली ग्रामिनी, पोइसी या ग्रास फैमिली, इनमें आपको गार्ड सेल्स का शेप कैसा देखने को मिलेगा? डम्बल शेपेड। डंबल उठाते हैं ना, डंबल जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो डम्बल शेपेड, ठीक है, डम्बल। और डाइकॉट का जो स्टोमेटा है उसके गार्ड सेल का शेप आपको दिखेगा बीन शेपेड, किडनी शेपेड या क्रिसेंट शेपेड। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स डम्बल शेपेड, डाइकॉट्स में गार्ड सेल्स बीन शेपेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि एक प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोमेटा खुल जाती है और बंद भी हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटा कैसे खुलती है, कैसे बंद होती है, वही चीज हम जानेंगे। देखिए, द कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में चेंज आती है, चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, तो वही क्या करती है, या तो स्टोमेटा को ओपन कर देती है या क्लोज कर देती है। कब? जब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में चेंज आएगा। ठीक, तो कॉज क्या है स्टोमेटा के ओपन होने का या क्लोज होने का? चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाती है, व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिट, स्टोमेटा खुल जाता है। टर्जिट बोले तो स्टोमेटा ओपन्स। कौन हुआ है टर्जिट? गार्ड सेल्स। और जब यही टर्जिडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसी पे डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। जब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी खत्म हो गई, यानी कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो गया है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये हमारा एक स्टोमेटा है। अब बोलो ये ओपन है कि क्लोज है? अब बोलोगे सर क्लोज है, बंद है, स्टोमेटा माइन्यूट पोर्ट जो है वो तो बंद है। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज है क्योंकि इसके आजू बाजू के जो गार्ड सेल्स है ना, ये जो दोनों गार्ड सेल्स है, ये फ्लैसिड है, फ्लैसिड है। तो जब फ्लैसिड होगा गार्ड सेल्स, तो स्टोमेटा क्लोज होंगी। ठीक है, अब टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी ये क्या होता है? फ्लैसिड टर्जिड सेल कब होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब किसी सेल में वाटर एंटर करता है तब सेल टर्जिड हो जाती है। ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले से पढ़ाया है कि टर्जिड कब होती है सेल? जब किसी भी सेल में वाटर एंटर करता है तो वो सेल टर्जिड हो जाएंगी। एंड जब किसी सेल में जब वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, जब किसी सेल में जब वाटर का कंटेंट कम हो जाता है, तब सेल फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये जब लिखने की जरूरत नहीं है।
जब किसी सेल में वाटर का कंटेंट कम हो जाता है तब सेल फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, तो हमारा गार्ड सेल टर्जिड तो स्टोमेटा ओपेंस, और जब हमारा गार्ड सेल फ्लैसिड तो स्टोमेटा क्लोजेज। यहाँ पे अभी ये जो स्टोमेटा, ये जो माइन्यूट पोर है ये क्लोज है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये जो गार्ड सेल्स है ये तो अभी फ्लैसिड है। ठीक है, तो इसे अब ओपन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको गार्ड सेल्स को टर्जिट करना होगा। ठीक है, यानी कि वाटर एंटर कराना होगा। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स है इनके अंदर जब वाटर आएगा ना तब ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगी और स्टोमेटा जो हमारा माइन्यूट पोर है वो खुल जाएगा। अब वाटर कहाँ से आएगा इन गार्ड सेल्स में, तो ये जो आजू बाजू के जो इपिडर्मल सेल्स है ना, जो रियल इपिडर्मल सेल्स या जिन्हें हम नॉर्मल इपिडर्मल सेल्स कहते हैं, यही वाटर भेजते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं किनको, इन गार्ड सेल्स को। ठीक है, वाटर कौन देंगे इन गार्ड सेल्स को, इन गार्ड सेल्स में वाटर कैसे आएगा, इन इपिडर्मल सेल से। जो सब्सिडरी सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं ना, या सेकेंडरी सेल या हेल्प सेल, यही क्या करेंगे, गार्ड सेल्स को वाटर देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पानी का सेल के अंदर जाना। ठीक है, एंडोस्मोसिस पानी का सेल के अंदर जाना, एक्सोस्मोसिस पानी का सेल से बाहर जाना। एक्सो बाहर जाना, एंडो अंदर आना। तो जब एंडोस्मोसिस होगा, ड्यू टू एंडोस्मोसिस पानी जब गार्ड सेल्स के अंदर आएगा तो टीपी डेवलप होगा, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। अब ये चीज भी आपको पता है, एक सेल के अंदर जब पानी आता है, पानी एंटर करता है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसका सेल के साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जिसके कारण से जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है वो एक प्रेशर लगाता है सेल वॉल के तरफ। ये तो आपको पढ़ाया ना मैंने, जब सेल के अंदर आप पानी दोगे, सेल के अंदर जब पानी जाएगा ना तो सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा और वो क्या करेगा, सेल वॉल पे, सेल के सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो ड्यू टू एंडोस्मोसिस, ठीक है, जब ये रियल एपिडर्मल सेल जो है, सब्सिडरी सेल जो है, जब ये वाटर भेजेंगे इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, गार्ड सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और इसके कारण से इट एक्सर्ट्स प्रेशर, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, ओवर द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो अभी ये गार्ड सेल क्या है, फ्लैसिड है। फ्लैसिड है यानी कि वाटर का कंटेंट कम है, वाटर का कंटेंट कम है तो ये गार्ड सेल फ्लैसिड है, तो हमारा स्टोमेटा क्लोज है। लेकिन जैसे ही इनमें वाटर एंटर किया, वाटर कौन भेज रहा है, आजू बाजू के इपिडर्मल सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, पानी का सेल के अंदर आना होगा। ठीक है, पानी सेल के अंदर आएगा और टर्गर प्रेशर डेवलप होगा इन गार्ड सेल्स, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, और सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर लगेगा। ठीक, जूम कर देता हूं एक बार, ये देखो, ये जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट वो क्या करेगा, गार्ड सेल्स के सेल वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि गार्ड सेल के अंदर धड़ाधड़ पानी आ रहा है। कौन भेज रहा है, आजू बाजू के एपिडर्मल सेल। ठीक है, तो ये हमारा गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और सेल वॉल पे एक प्रेशर लगेगा जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, तो ये हमारा गार्ड सेल्स है। ठीक है, टर्गर प्रेशर लग रहा है वॉल के ऊपर। अब जब ये टर्गर प्रेशर लगेगा ना तो इसके कारण क्या होगा, देखो, रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो थे वो स्ट्रेच हो जाएंगे। आपको मैंने पढ़ाया था सेल वॉल के अंदर, गार्ड सेल्स के सेल वॉल के अंदर रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स है। तो देखो मेरा दो हाथ है, ठीक है, दोनों को आप गार्ड सेल समझो, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल्स, अंदर इनर वॉल, बाहर आउटर वॉल, इनर वॉल आउटर वॉल। तो इस तरीके से हमारा ये गार्ड सेल है। ठीक, अब इस गार्ड सेल के आजू बाजू क्या है, इपिडर्मल सेल। जैसे अब ये फ्लैसिड है, देखो बंद है। ठीक है, बंद है, स्टोमेटा जो माइन्यूट पोर है बंद है, यानी कि गार्ड सेल फ्लैसिड है, इनमें वाटर का कंटेंट कम है। जैसे ही इनके अंदर वाटर एंटर किया, एपिडर्मल सेल, आजू बाजू के एपिडर्मल सब्सिडरी सेल ने वाटर भेजा तो अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर किया, टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ, ये जो हमारा गार्ड सेल है ये टर्जिड हो गया। टर्जिड, फ्लैसिड से अब क्या हो गया, टर्जिड हो गया। ठीक है,
टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, सेल वॉल के ऊपर वो टर्गर प्रेशर लग रहा है, सेल वॉल के ऊपर टर्गर प्रेशर लगेगा तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक फाइब्रिल्स। तो जैसे ही टर्गर प्रेशर लगेगा ना, ये जो हमारा सेल वॉल है इसके अंदर जो सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है ना, फाइब्रिल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, पहले ऐसे थे, टर्जिडिटी टर्जिट हुआ सेल, ठीक है, ये हमारा गार्ड सेल टर्जिट हुआ और इसके अंदर फिर टर्जिट हुआ तो टर्गर प्रेशर लगा सेल वॉल के ऊपर, तो जिसके कारण जो सेल वॉल में रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल थे वैसे स्ट्रेच हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेच हुए क्या हुआ, जो स्टोमेटा था, जो माइन्यूट पोर था, ओपन हो गया। ठीक है, ओपन हो गया। तो देखो स्टोमेटा ओपन, जो माइन्यूट पोर था हमारा, जो स्टोमेटा था वो खुल गया। तो ये रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं जैसी सेल हमारा, ये जैसी गार्ड सेल हमारा टर्जिट होता है। ठीक है, टर्जिट होता है, टर्जिट होता है, गार्ड सेल के अंदर पानी आता है, गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है और वो वॉल्यूम जब बढ़ने के कारण जो गार्ड सेल का जो सेल वॉल है उस पर टर्गर प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर लगने के कारण जो सेल वॉल के ऊपर जब टर्गर प्रेशर लगता है तो जो सेल वॉल है उस सेल वॉल में रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, वो ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं, तो स्टोमेटा खुल जाता है। ठीक है, तो रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एम आई राइट? ऑब्वियसली। देखो आगे देखो, अब यहाँ पे मैंने सब्सिडरी सेल को हेल्प सेल कहा था। क्यों हेल्प सेल कहा था? क्योंकि गार्ड सेल को पानी कौन दे रहा है, पानी कौन पहुंचा रहा है, ये आजू बाजू के सब्सिडरी सेल। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो गया, स्टोमेटा ओपन है। अब वापस से अगर स्टोमेटा को क्लोज होना होगा तो क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स है ये तो अभी टर्जिड है ना, अभी तो टर्जिड हुआ हुआ है, ओपन है एकदम, टर्जिड है। ठीक है, टर्जिड है। ऑलराइट, अब वापस से जब इनको क्या बंद होना होगा ना, तो इनके अंदर जो वाटर है, गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है वो निकल के वापस चला जाएगा एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मल सेल में H2O चला जाएगा गार्ड सेल से निकल के। तो वाटर का कंटेंट जो है वो इन गार्ड सेल्स में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी ये जो गार्ड सेल्स है ये क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी, टर्जिट से क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी, टर्जिट से फ्लैसिड हो जाएंगी, और फ्लैसिड मतलब स्टोमेटा क्लोजेस। तो वापस से जो हमारे जो रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइबर स्ट्रेच हुए थे ना, क्योंकि सेल टर्जिड हो गया था, वही माइक्रोफाइबर वापस से जैसी जो गार्ड सेल है हमारा, गार्ड सेल जैसी हमारा फ्लैसिड होगा, तो गार्ड सेल में जो प्रेजेंट सेल वॉल है जो कि स्ट्रेच थे ना, गार्ड सेल टर्जिड हुआ हुआ था ना तो स्ट्रेच थे, वो वापस से लूज हो जाएंगे जैसे ही गार्ड सेल फ्लैसिड होगा। जैसे ही गार्ड सेल से वाटर एपिडर्मल सेल के तरफ जाएगा तो हमारा ये गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा। गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो जो स्ट्रेच्ड ओरिएंटेड, रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल थे वो स्ट्रेच थे ना, वो लूज हो जाएंगे। अब जैसे लूज हो जाएंगे तो हमारा स्टोमेटा वापस से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। तो प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्टोमेटा ओपन क्लोज होता रहता है। ओपन क्लोज में मदद कौन करता है, रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कब, जब सेल टर्जिड होता है, टर्जिड होता है यानी कि सेल वॉल पे टर्गर प्रेशर लगता है। ठीक है, कौन सा सेल टर्जिड होता है भैया, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल, गार्ड सेल जैसी टर्जिड होता है, टर्गर प्रेशर लगता है सेल वॉल पे, और इसी सेल वॉल में रेडियली ओरिएंटेड सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है, ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा ये जो गार्ड सेल है ये फ्लैसिड हो जाता है, यानी कि वाटर कंटेंट कम हो जाता है, यानी कि जो वाटर है वो वापस से गार्ड सेल से निकल के एपिडर्मल सेल की तरफ जाने लगता है, तो हमारा फ्लैसिड हो जाता है गार्ड सेल। गार्ड सेल फ्लैसिड होता है तो ये जो रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल थे जो कि स्ट्रेच्ड थे वो अब लूज हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे स्टोमेटा पढ़ा,
स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट पोर, सराउंडेड है किससे, गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स क्या है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स क्यों है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा, पूरा स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कि इनके सेल वॉल में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। ठीक है, इनर सेल वॉल जो है, जो कि पोर के एकदम पास है, स्टोमेटल पोर या अपर्चर के एकदम पास है। ये इनर वॉल जो है ये कैसा होता है, थिक होता है। आउटर सेल वॉल जो है गार्ड सेल का वो कैसा होता है, थिन होता है। पूरा स्ट्रक्चर देखा हमने। हमने रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में पढ़ा कि जब ये स्ट्रेच होंगी तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और जब ये लूज होंगी, रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल लूज होंगी, तो हमारा जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, लूज होंगी यानी कि स्टोमेटा जो है वो बंद हो गया है, क्योंकि गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो गई है, उनमें वाटर का कंटेंट कम हो गया है। ठीक, तो रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स लूज हो जाएंगी, क्योंकि वाटर तो बाहर चला जाएगा ना, तो टर्गर प्रेशर लगना बंद हो जाएगा। टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा तो सेल टर्जिड नहीं रहेगा, सेल टर्जिड नहीं रहेगा यानी कि सेल फ्लैसिड हो गया। सेल फ्लैसिड हो गया यानी कि स्टोमेटा क्लोज हो गया। ठीक है, सेल फ्लैसिड हो गया। कौन सा सेल, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की बात हो रही है भैया। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।